विवेक, प्रियंका, निखिल और पूजा नदी के किनारे खड़े थे। वो चारों दोस्त थे। आसमान में हल्का सा चांदनी का उजाला फैला था और ठंडी हवा चल रही थी। तट पर श्रद्धालु दूर दूर तक दिखाई दे रहे थे। यार, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि लोग इस नदी में क्यों डुबकी लगाते हैं। सच में क्या ये सोचते हैं कि पानी में नहाने से उनके सारे पाप धुल जाएंगे? विवेक, तुम इसे समझ नहीं सकते। ये केवल पानी नहीं है, ये आस्था है। इस नदी में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है। लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने आते हैं यहाँ। ओह निखिल, तुम भी इस तरह की बातों पर विश्वास करते हो? सच कहूँ, ये सब मुझे भी अजीब लगता है। पाप धुलने जैसी कोई बात नहीं होती। ये सिर्फ लोगों के दिमाग में है। प्रियंका, ये तुम्हारा नजरिया हो सकता है, लेकिन ये सब बकवास नहीं है। वो एक विश्वास है जो सदियों से चला आ रहा है। हर चीज को विज्ञान से समझना सही नहीं है। विवेक और प्रियंका नदी के पास जाकर पानी से खेलने लगते हैं। वे पानी में पत्थर फेंक देते हैं। निखिल और पूजा दूर खड़े होकर उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे। विवेक, प्रियंका, रुक जाओ, ये ठीक नहीं है। ये पवित्र जल है, इसे इस तरह मत छेड़ो। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? ये सब करना सही नहीं है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। अरे पूजा, इतना सीरियस क्यों हो रही हो? ये तो बस पानी है, और वैसे भी अगर ये इतना पवित्र है तो क्या इसे छूने से कुछ गलत हो जाएगा? देखा पूजा, पवित्र पानी, और इसे मैं छू रहा हूँ और मेरे पाप तो वैसे भी धुल नहीं रहे। तभी वहाँ एक साधु आ जाता है। उसकी गहरी आंखों में रहस्यमय चमक उठती है। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। वो धीरे धीरे उनके पास आते हैं और गहरी आवाज में बोलता है, रुको, इस पवित्र जल में छेड़छाड़ मत करो। ये केवल आस्था और प्रश्न नहीं है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी ये हरकत कितनी भारी पड़ सकती है। ओह, तो आप कौन हैं? इस नदी के रखवाले? साधु बाबा, हमें डराने की कोशिश मत करो। ये सिर्फ पानी है और कुछ नहीं। ये केवल पानी नहीं है, ये उन आत्माओं का घर है जिनकी मुक्ति अधूरी है। तुम्हारे जैसे नास्तिक जिनके मन में पाप भरा है, उन्हें ये जल कभी माफ नहीं करता। साधु बाबा, आप क्या कह रहे हैं? ये सब क्या है? तुम्हारी हंसी तुम्हारे लिए काल का कारण बन सकती है। जब ये जल अपना क्रोध दिखाएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि आस्था का मजाक उड़ाने की कीमत कितनी बड़ी होती है। ओह, सच में? ठीक है साधु बाबा, आप अपनी कहानियां किसी और को सुनाइए। हमें डराने की जरूरत नहीं है। चलो प्रियंका, यहाँ से चलते हैं। जैसे ही विवेक और प्रियंका साधु की बातों को नजरअंदाज करते हैं, तट पर अचानक कोहरा छा जाता है। यह कोहरा इतना घना है कि चारों को कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये क्या हो रहा है? अचानक इतनी धुंध कैसे आ गई? ये सामान्य नहीं है, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। अरे, ये जो साधु खड़ा हुआ है, ये हमारी आंखों के साथ खेल रहा है। इसे आंखों का भ्रम कहते हैं दोस्त। चलो होटल चलते हैं। हाँ, विवेक सही कह रहा है। ये सब बस एक संयोग है। चलो यहाँ से निकलते हैं। जैसे ही चारों जाने लगते हैं, साधु पीछे से चिल्लाता है, याद रखना, तुम्हारी हंसी की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। ये जल उन लोगों को माफ नहीं करता जो इसे अपवित्र करते हैं। चारों दोस्त होटल में चले जाते हैं। पूजा विवेक की ओर देख कर कहती है, विवेक, तुम्हें नदी के जल का इस तरह मजाक नहीं बनाना चाहिए था। साधु महाराज ने साफ साफ कहा था, इसका अपमान करना ठीक नहीं है। तुमने उनकी बात को नजरअंदाज क्यों किया? ओ पूजा, तुम भी ना साधु महात्माओं की बातों को इतनी गंभीरता से मत लो। वो सब सिर्फ डराने के लिए बोलते हैं। और वैसे भी मैंने क्या कर दिया? बस थोड़ा पानी छुआ और कुछ नहीं। सच में पूजा, तुम और निखिल हर चीज में इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? ये सब पुरानी मान्यताएं हैं, इनमें कुछ भी सच नहीं है। लेकिन विवेक, कभी कभी ऐसी चीजों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये हमारे विश्वास की बात है। हो सकता है इसमें कोई ताकत हो जिसे हम समझ नहीं पाते। ओह, तो अब तुम भी इस अंधविश्वास में शामिल हो गए निखिल। चलो, ये सब छोड़ो, ये सब कहानियां हैं। अब तुम दोनों आराम से सो जाओ। मैं और प्रियंका अपने रूम में जा रहे हैं। जैसे ही प्रियंका और विवेक कमरे में जाने लगते हैं, कमरे का तापमान अचानक गिरने लगता है।
ठंड इतनी बढ़ जाती है कि चारों कांपने लगते हैं। ये अचानक इतनी ठंड क्यों हो गई? क्या खिड़की खुली रह गई क्या? नहीं निखिल, खिड़की तो बंद है, लेकिन ये ठंड असामान्य है। ये सब तुम्हारी कल्पना है। ठंड क्या हुई, तुम लोग डरने लगे? अजीब हो तुम लोग। तभी एक जोरदार धड़ाम की आवाज आती है। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। ये सब क्या हो रहा है? ये सब अचानक क्यों हो गया? निखिल जल्दी से मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू करता है। जैसे ही फ्लैशलाइट जलती है, वो देखते हैं कि उनके सामने एक बेहद भयानक दिखने वाली औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें खून जैसी लाल और चेहरा डरावना था। ये कौन है और ये यहाँ कैसे आई? ये सब क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा। ये औरत कौन है? भयानक औरत धीरे धीरे उनके पास बढ़ने लगती है। उसकी खौफनाक हंसी कमरे में गूंजने लगती है। पूजा दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? कोई इस दरवाजे को खोलने में मेरी मदद करो। मैं कोशिश करता हूँ। ये दरवाजा क्यों लॉक हो गया? इसे तो बंद नहीं किया था। काफी मशक्कत के बाद दरवाजा खुलता है। चारों दौड़ते हुए कमरे से बाहर आते हैं, लेकिन जैसे ही वे बाहर आते हैं, वे खुद को होटल के बजाय कुंभ के तट पर खड़ा पाते हैं। चारों के चारों ठंडी हवाओं और घने कोहरे में घिरे हुए थे। तट पर वही रहस्यमय माहौल था जो उन्होंने पहले देखा था। ये कैसे हो सकता है? हम तो होटल के कमरे में थे, फिर अचानक यहाँ कैसे आ गए? कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। वो औरत कौन थी जो होटल के कमरे में थी? और अब ये कोहरा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी चारों के कानों में वही डरावनी खिलखिलाहट गूंजती है जो उन्होंने कमरे में सुनी थी। अगले ही पल नदी के जल से धुएं जैसा कुछ निकलता है और एक भयानक औरत का रूप ले लेता है। उसकी लाल आंखें सीधी प्रियंका को घूर रही होती हैं। ये क्या है? ये औरत कौन है? मुझे बचाओ! हम क्या करें? ये सब कैसे रोके? वो भयानक औरत अचानक प्रियंका की ओर झपटती है और उसे खींच लेती है। अगले ही पल वो बेहोश हो जाती है। अगले ही पल इस दृश्य को देखकर तीनों दोस्त बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह निखिल, पूजा और विवेक होटल के कमरे में उठते हैं। होटल का मैनेजर उनके सामने खड़ा होता है। आपकी दोस्त प्रियंका, वो कल रात होटल के बाहर मरी हुई पाई गई। ऐसा लगता है कि उसने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। इतना बोलकर मैनेजर वहां से चला जाता है, मगर उन तीनों के होश उड़ जाते हैं। मैनेजर के जाने के बाद विवेक अपने दोस्तों से कहता है, सब मेरी वजह से हुआ है। प्रियंका की जान चली गई, मेरी गलती थी। मुझे समझना चाहिए था कि साधु जो कह रहा था वो मजाक नहीं था। सिर्फ प्रियंका की जान नहीं गई विवेक, तुम्हारी इस हरकत ने हम तीनों की जान को भी खतरे में डाल दिया है। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। हमें उस साधु को ढूंढना होगा। वो शायद हमें बचाने का कोई उपाय बता सके। वे तीनों तुरंत होटल से बाहर निकल जाते हैं। निखिल, पूजा और विवेक साधु की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। इतना बड़ा मेला है, पता नहीं वो साधु हमें मिलेगा भी या नहीं। हमें कोशिश करनी होगी, वो कहीं ना कहीं तो होगा। दिन भर भटकने के बाद रात हो जाती है। तीनों थक कर किनारे पर जाते हैं। अचानक पूजा की नजर नदी के तट पर जाती है। देखो, वो रहा साधु। नदी के तट पर साधु ध्यान की मुद्रा में बैठा था। तीनों तेजी से उसके पास पहुंचते हैं। साधु धीरे धीरे आंखें खोलता है। उसकी दृष्टि में एक रहस्यमय चमक थी। तीनों कांपते हुए साधु के सामने खड़े थे। अब क्यों आए हो? मैंने कल ही चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। महाराज, मेरी गलती है। मैंने आपकी बात को मजाक में लिया, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है। कृपया हमें बचा लीजिए। बचाने की शक्ति सिर्फ ईश्वर के हाथ में है, लेकिन तुमने जो किया उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। साधु विवेक की ओर गहरी नजर से देखता है। विवेक अपनी आंखें झुका लेता है। तुम्हारी दोस्त प्रियंका ने क्या पाप किया था? प्रियंका ने अपने पिता की हत्या करवा दी थी, प्रॉपर्टी के लालच में, और मैं भी उस साजिश का हिस्सा था। ये सुनकर पूजा और निखिल चौंक जाते हैं। तुमने ये सब छुपाया? तुम्हें शर्म नहीं आई? प्रियंका के पिता कितने भले इंसान थे, तुमने ये सब कैसे किया? विवेक सर झुका लेता है। साधु शांत लेकिन गंभीर स्वर में बोलता है, तुम्हारे कर्म तुम्हारे पीछे हैं, अब भागने की कोई जगह नहीं। अचानक तट पर कोहरा छा जाता है।
नदी का जल उबलने लगता है और उसमें से धुआं निकलता है। धुआं एक भयानक स्त्री का रूप ले लेता है। तुम्हारे पापों का अंत अब होगा। स्त्री की लाल आंखें चमकती हैं। वो विवेक की ओर बढ़ती है। विवेक चीखता है, लेकिन स्त्री उसे पकड़ लेती है और उसकी जान ले लेती है। विवेक का शव तट पर गिरा हुआ था। साधु गायब हो जाता है। पूजा और निखिल बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। अगली सुबह पूजा और निखिल की आंखें होटल के कमरे में खुलती हैं। होटल का मैनेजर उनके सामने खड़ा था। रात को आपके दोस्त विवेक की मृत्यु हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे उसने भी बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली हो। ये सुनकर पूजा और निखिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमें ये स्थान छोड़ देना चाहिए, कि हमारे लिए नहीं है। प्रियंका और निखिल अपने कर्मों की सजा भुगत चुके हैं। हमें अब शांति से जाने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों बिना कुछ कहे होटल से बाहर निकलते हैं और कुंभ के मेले से अपने घर लौट जाते हैं। शांतिपुर की ओर जाने वाले लोग अक्सर इस मेले को देखकर रुक जाते थे। और ऐसे ही एक रात बलदेव अपनी कार से सफर कर रहा था। वो इस भूतिया मेले से अनजान था। वो देखा भाई, वहां एक मेला है। भाई समय देख, रात के 12 बजे हैं। भला इतनी रात शहर से इतना दूर कोई मेला कैसे हो सकता है? हो क्या सकता है? मुझे तो मेरी आंखों के सामने दिख रहा है। दिख तो मुझे भी रहा है, पर मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। क्या सही क्या गलत? मुझे तो बहुत भूख लगी है और मेले में अच्छे पकवान तो मिलेंगे ही। तू भी चल मेरे साथ। मुझे नहीं लगता इसके बाद हमें आगे कोई खाने पीने की जगह मिलेगी। ठीक है। बलदेव और वीरेंद्र कार से उतरकर मेले की ओर चलने लगे। जैसे ही वो दोनों मेले के गेट के अंदर गए, वहां खड़े सभी लोग उनकी ओर देखने लगे। ये अजीब है। खैर, लोगों पर ध्यान न देते हुए वो दोनों खाने की स्टॉल की तरफ गए। भाई चिकन में क्या है? चिकन चिल्ली, चिकन तंदूरी, चिकन पैशन, चिकन बिरयानी। मेरे लिए चिकन बिरयानी और एक तंदूरी। और वीरेंद्र, तू क्या लेगा? मुझे भी बिरयानी चलेगी। ठीक है। वीरेंद्र उस दुकान वाले को बड़े गौर से देखे जा रहा था। वो होटल वाला कुछ अजीब तरीके से चल रहा था। बलदेव, उसको देखो, वो कितना अजीब चल रहा है। हाँ, हो सकता है उसके पैरों को कोई चोट हो। हाँ, वो हो तो सकता है। इसके बाद वीरेंद्र दूसरे लोगों को देखने लगा। सभी के सभी अलग तरीके से पैर खींचते हुए चल रहे थे। कुछ तो गड़बड़ है भाई। अब क्या हुआ? यहाँ सभी वैसे ही चल रहे हैं। बलदेव देख ही रहा था कि उतने में वो होटल मालिक उनका ऑर्डर लेकर आ गया। ये लो तुम्हारा ऑर्डर। हाँ हाँ वीरेंद्र, तू लोगों को छोड़, फटाफट खा, फिर निकलते हैं। ठीक है। दोनों दोस्त खाना खाने लगे। होटल मालिक उन्हें गौर से देख रहा था। वीरेंद्र का ध्यान उस पर गया, पर उसने ध्यान न देते हुए खाना खाना जारी रखा। कुछ देर बाद दोनों का खाना खत्म हुआ। चिकन बहुत अच्छा था दोस्त, मजा आ गया। होटल वाले ने बिना कुछ बोले पैसे ले लिए और फिर वीरेंद्र और बलदेव मेले से निकलने के लिए गेट की ओर जाने लगे। वो लोग गेट से निकलने वाले ही थे कि वो होटल मालिक उन्हें आवाज देने लगा। अरे रुको! दोनों रुक गए। होटल मालिक उनके पास आया। तुमने मेरे होटल की स्पेशलिटी तो खाई ही नहीं। होटल मालिक ने उनके सामने एक प्लेट रखी जिस पर एक कपड़ा ढका था। ये क्या है? लगता है कुछ स्पेशल होगा। बलदेव एक्साइटेड था। उसने जैसे ही प्लेट के ऊपर ढका कपड़ा उठाया तो वो हड़बड़ा गया। अरे नहीं! उस प्लेट में उसी होटल मालिक की मुंडी थी। दोनों दोस्त भागने की कोशिश कर रहे थे, पर आसपास के सारे लोग उनकी ओर बढ़ने लगे और सारे लोग भूतों में बदल गए। सारे भूतों ने वीरेंद्र और बलदेव को घेर लिया और उन लोगों ने
वीरेंद्र और बलदेव के शरीर से हाथ पांव अलग कर दिए। भूत उनका मांस खाने लगे और देखते ही देखते बलदेव और वीरेंद्र के शरीर में बस हड्डियां ही रह गई थी। हर रात ये मेला सजता और हर रात कोई न कोई इस मेले में भूत का शिकार होता। ऐसी ही एक और रात की बात है। शिखा अकेली अपनी कार में इसी रास्ते से जा रही थी। मेले की चकाचौंध देखकर वो भी रुक गई। वो अपने पति से फोन पर बात कर रही थी। अरे विक्रम, यहाँ गांव में एक मेला लगा है। इतने लेट कैसे मेला लग सकता है? मुझे क्या पता, मुझे तो सामने दिख रहा है। अच्छा है, वैसे भी तुम्हें बहुत भूख लगी थी। मेले में तुम्हें कुछ न कुछ खाने की चीज तो मिल ही जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो जाओ अंदर। ठीक है। शिखा भी कार से उतरी और मेले के गेट से होकर वो अंदर चली गई। जैसे ही वो अंदर गई, सारे लोग उसे ही देखने लगे। वो अभी भी विक्रम से फोन पर बात कर रही थी। यहाँ कुछ अजीब है। क्यों, क्या हुआ? सब लोग अजीब ढंग से मुझे देख रहे हैं। तुम्हें तो हर वक्त ऐसा लगता है कि सब तुम्हें ही देख रहे हैं। अपने आप को हीरोइन समझती हो क्या? ऐसी बात नहीं है विक्रम, कुछ तो गड़बड़ है। रुको, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करती हूँ। शिखा ने विक्रम को वीडियो कॉल लगाया। देखो, मेरे पीछे जो औरत है वो बिना पलक झपकाए मुझे घूर रही है, और वो आदमी भी। तुम ये सब छोड़ो, जल्दी से कुछ खाने को लो और वहाँ से निकल जाओ। शायद यही सही रहेगा। शिखा एक स्टॉल पर गई। भैया, एक तवा पुलाव पैक कर दो। ठीक है। कुछ देर में उस होटल मालिक ने शिखा को पार्सल दे दिया। शिखा अब भी विक्रम से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। शिखा ने दुकानदार को पैसे दिए और गाड़ी की ओर बढ़ने लगी, पर इससे पहले कि वो गेट क्रॉस कर पाती, उस होटल मालिक ने उसे आवाज लगाई। मैडम! शिखा रुक गई। आप हमारी स्पेशल डिश खाए बगैर नहीं जा सकती हैं। होटल मालिक ने शिखा के सामने भी एक प्लेट रखी जिस पर कपड़ा ढका था। विक्रम, देखो यहाँ कुछ स्पेशल लगता है। विक्रम वीडियो कॉल पे सब देख रहा था। शिखा ने जैसे ही उस प्लेट पर से कपड़ा हटाया, वो चीख पड़ी। प्लेट के ऊपर होटल मालिक की मुंडी थी जो हंस रही थी। रन शिखा, रन फास्ट, रन शिखा! शिखा ने भागने की कोशिश की, पर सारे भूतों ने उसे घेर लिया। भूत अपने असली रूप में आ गए और भूतों ने शिखा के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे खाने लगे। ये सब वीडियो कॉल पर विक्रम देख रहा था। शिखा! अगली सुबह जब विक्रम उसी जगह पहुंचा तो वहां शिखा की गाड़ी और बस हड्डियां थी। उन हड्डियों को पकड़कर विक्रम रोने लगा। शिखा! कुछ दिनों तक विक्रम सदमे में था। उसकी पत्नी शिखा अब नहीं रही। फिर कुछ समय बाद उसे होश आया। उसे उस भूतिया मेले के दृश्य सताने लगे। वो भूत जो शिखा को खा रहे थे। मैं इन सब का अंत करूंगा। और उसी निश्चय से विक्रम वापस उसी जगह गया, पर दिन दहाड़े। उसने आसपास पता लगाया। सालों पहले यहाँ एक मेला लगा था। मेले में आग लग गई और कोई नहीं बचा। तब से अब तक रोज रात ये भूतों का मेला लगता है और किसी न किसी का शिकार हो जाता है। आगे से कोई भी शिखा इन भूतों का शिकार नहीं हो पाएगी। विक्रम एक बड़े महान पंडित के पास गया और उसे सारी घटना बताई। वहां पंच महाभूतों की पूजा करके उन सभी भूतों की आत्मा को शांति दिलवानी होगी। तो चलिए, आज नहीं, ये पूजा केवल पूर्णिमा की रात को हो सकती है।
उस रात वहां मेला लगेगा जरूर, पर भूत कमजोर होंगे। ठीक है। पूर्णिमा की रात विक्रम ने सारी तैयारी कर ली थी। उस मेले के बाहर ही उन्होंने पूजा का मंडप बांधा और बड़े पंडित के साथ साथ कई और पंडित मंत्रों का जाप करने लगे। ओम जलाय नमः, ओम वायुये नमः, ओम आकाशाय नमः, ओम धरतीये नमः, ओम अग्नि प्रज्वलिते नमः। पंच महाभूत के मंत्रों से भूतों को तकलीफ हो रही थी। बंद करो, ये सब बंद करो। भूत तड़प रहे थे, पर पंडितों ने मंत्र जारी रखे और कई घंटों की पूजा के बाद एक एक करके सारे भूत गायब हो गए और भूतिया मेला भी गायब हो गया। विक्रम, अब ये मेला कभी नहीं लगेगा। तुम्हारी शिखा तो वापस नहीं आ सकती, पर अब और कोई भूतों का शिकार नहीं होगा। धन्यवाद, धन्यवाद पंडित जी। विक्रम रो रहा था, पर वो खुश था कि भूतिया मेले का अंत हो गया।